अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग हीमोग्लोबिन चैप्टर पढ़ रहे हैं और टॉपिक है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जो है ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है ना ग्लोबिन चेन, जो हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन चेन्स होती हैं ऑब्वियसली, तो ग्लोबिन चेन्स जो है ना उनकी सिंथेसिस में इम्पेयरमेंट हो जाती है, यानी कि ठीक से बन नहीं रही होती या कम बन रही होती है, तो इम्पेयरमेंट हो जाती है ग्लोबिन चेन सिंथेसिस के अंदर, ठीक है, और इम्बैलेंस या इम्पेयरमेंट वगैरह। अब थैलेसीमिया इसको नाम क्यों दिया गया है? ग्रीक वर्ड है थैलेसा। थैलेसा का मतलब है समंदर, सी। तो ये जो है ना ये मेडिटेरेनियन सी वाले एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा ये जो है ना बीमारी मिलती है थैलेसीमिया, तो इसलिए फिर मतलब इसको यही दे दिया नाम। अब ये है कि मॉलिक्यूलर बेसिस है, ये इंपॉर्टेंट है, हम ये देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर ये है कि जो है ना 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी प्रोटीन है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब ये ना दोनों जो अल्फा और बीटा चेन्स हैं ना वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं, लेकिन क्या होता है कि ड्यू टू जीन इम्पेयरमेंट इनकी जो सिंथेसिस है ना वो कम होने लग जाती है, ठीक है। अब डिफेक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा और बीटा चेन, या तो अल्फा ग्लोबिन चेन है वो डिफेक्टिव है या बीटा ग्लोबिन चेन है वो डिफेक्टिव है, तो यानी कि सिंथेसिस नहीं हो रही ठीक से उसकी, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो है ना चेन ठीक से नहीं बनती, तो फिर जो है हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन रहा होता और फिर उसकी सलाहियत कम हो जाती है ऑक्सीजन को कैरी करने वाली। तो ये थैलेसीमिया है। फिर हम वो है ना जो है ना चेन की बेसिस के ऊपर हम बताते हैं कि अल्फ़ा थैलेसीमिया है या बीटा थैलेसीमिया है। अगर अल्फ़ा चेन नहीं बन रही तो अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा, अगर बीटा चेन है तो फिर बीटा थैलेसीमिया। अब ये है कि जो है ना मतलब क्या वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से जो जीन है इम्पेयरमेंट हो रही है। तो या तो जीन डिलीशन हो गया है या फिर सब्स्टिट्यूशन, यानी जीन आया ही नहीं मदर से या फादर से जब आ रहा था, और या फिर जो है ना उसकी जगह पे कोई और आ गया। और फिर उसके बाद जो है ना अंडर प्रोडक्शन या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए, यानी कि हम कहेंगे कि जो एमआरएनए है ना वो ठीक से बन नहीं रहा, क्योंकि एमआरएनए ही आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कोड करेगा। तो एमआरएनए की कोड करने के लिए जो है ना ठीक से उसका बनना लाजमी है। तो अब स्टेबल एमआरएनए नहीं बना है, और है ना या फिर उसके अलावा जो है अंडर प्रोडक्शन कम बना है, जितना बनना था उतना नहीं बना। और उसके अलावा फिर क्या है कि डिफेक्ट इन द इनिशिएशन ऑफ चेन सिंथेसिस, यानी कि चेन एमआरएनए ठीक से बन गया, अब एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के पास और वहाँ पर चेन की सिंथेसिस होगी पूरी की पूरी ग्लोबिन चेन की, ठीक है, प्रोटीन चेन की। अब वो ठीक से नहीं बन रही है, या फिर प्री मेच्योर चेन टर्मिनेशन हो रही है, यानी कि चेन बन रही थी, शुरू भी हो गई थी बनना, लेकिन जल्दी ख़त्म हो गई, तो प्री मेच्योर जितना बनना था उतना नहीं बना। तो ये कुछ हो सकती है वजूहत। अब अल्फा थैलेसीमिया है, तो अल्फा थैलेसीमिया में हम देखते हैं, देखें अल्फा थैलेसीमिया नाम से पता चल रहा है कि अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो नहीं बन रही होगी, तो और जीन की इम्पेयरमेंट की वजह से नहीं बन रही होगी। तो अब इसमें ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, और क्रोमोसोम नंबर 16 पेयर में होगा, जाहिर सी बात है 2 होंगे क्रोमोसोम, तो 2 के ऊपर ना हमें टोटल 4 जीन मिलते हैं जो कि अल्फा चेन बनवाते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर 2 जीन होंगे और दूसरे क्रोमोसोम पर भी 2 जीन होंगे, टोटल 4 जीन हो गए। अब ये है कि या तो उनमें से एक जीन मिस होगा, या फिर 2 जीन मिस हो गए, या 3 या 4, तो इस तरीके से जो है सेवेरिटी हमें अल्फा थैलेसीमिया की दिखने को मिल सकती है। अब क्या है कि जो है ना साइलेंट कैरियर स्टेट, ये वो स्टेट होती है जिसमें एक जीन, टोटल 4 जीन्स हैं जो ग्लोबिन चेन बनवाएंगे, उनमें से एक जीन मिसिंग है, तो एक के मिसिंग होने से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, तो नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फिजिकल मैनिफेस्टेशन। फिर उसके बाद अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है, ट्रेट मैंने आपको वैसे बताया था कि जब जो है ना जितने टोटल जीन्स होते हैं ना उनमें से हाफ जीन अगर गायब होते हैं, हाफ ठीक होते हैं, हाफ नॉर्मल हाफ एबनॉर्मल, तो उसको हम ट्रेट कहते हैं। तो अब ये अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में टोटल 4 जीन है ना, तो इसमें 2 जीन या तो मिसिंग होंगे या एबनॉर्मल होंगे, या ठीक है, तो लॉस ऑफ 2 जीन, 2 जीन्स की वजह से जो है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट होगा, और उसमें माइनर एनीमिया देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। अब दोनों जीन या तो सेम क्रोमोसोम पर से भी हो सकते हैं, या डिफरेंट दोनों क्रोमोसोम से एक गायब हो सकता है। खैर, फिर हेमोग्लोबिन एच डिजीज, तो पहले एक था फिर 2, अब इसमें 3 गायब होंगे, ठीक है, और 3 गायब होंगे जीन्स, और मॉडरेट एनीमिया होगा, यानी कि ठीक ठाक एनीमिया होगा इसके अंदर। और फिर हाइड्रोप्स फिटेलिस, हाइड्रोप्स फिटेलिस के अंदर ये होगा कि चारों के चारों जीन मिसिंग होंगे, चारों के चारों जीन मिसिंग है, इसका मतलब कि अल्फा चेन बिल्कुल भी नहीं बन रही। तो ये होता है कि इनमें अल्फा चेन नहीं बनती, तो चारों की चारों बीटा चेन बनने लग जाती है, जैसे हम बाट हेमोग्लोबिन वगैरह कहते हैं। तो सर, और मतलब ये होता है कि फीटस जो है ना वो मतलब ये है कि पैदा तो मतलब पैदाइश हो जाती है, लेकिन फिर पैदाइश के बाद ही मर जाता है, तो इसमें चारों के चारों जीन्स नहीं होंगे। फिर बीटा थैलेसीमिया है, तो बीटा थैलेसीमिया में ये होता है कि बीटा थैलेसीमिया में भी वही बात है कि बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी सिंथेसिस कम हो रही है या सही नहीं हो रही जीन इम्पेयरमेंट की वजह से। तो बीटा थैलेसीमिया देख लेते हैं। अच्छा, ये ऊपर टेबल दी हुई है, इसमें वही सब कुछ लिखा हुआ है, साइलेंट कैरियर वगैरह, तो नहीं कोई बात नहीं है। फिर बीटा थैलेसीमिया के अंदर ये है कि
जो है ना इसमें बीटा चेन नहीं बनेगी, तो इसमें ना अल्फा चेन बनने लग जाएगी, ठीक है, अल्फा टेट्रामर बन जाएगा, जैसे उसमें बीटा टेट्रामर बन रहा था तो ये बन जाएगा, और फिर इसकी वजह से आरबीसी जो होंगे ना उनकी प्रीमेच्योर डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमें 2 टाइप्स के मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी थोड़ी बेसिस बताती हूँ कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना उसके लिए जो जीन्स होंगे वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और 2 जीन्स होते हैं, यानी दोनों क्रोमोसोम पर एक एक जीन प्रेजेंट होगा, टोटल 2 जीन। अब इसके अंदर ये है कि जीन पेयर होगा, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होगा। अगर एक जीन गायब होगा तो उसे हम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट कहेंगे, तो उसके अंदर ये होगा कि बंदा गुजार लेगा ज़िंदगी अपनी, और अगर दोनों के दोनों गायब होंगे तो फिर भाई उससे बीटा थैलेसीमिया जो है मेजर हो जाएगा। तो अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर है, माइनर का मतलब ये है कि टोटल 2 जीन थे क्रोमोसोम 11 पे, एक गायब है और एक प्रेजेंट है, तो उसे हम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी कहेंगे, यानी माइनर को बीटा थैलेसीमिया ट्रेट कहेंगे, और बंदा ठीक है सिम्टोमेटिक होगा, ज़िंदगी गुजार लेगा अपनी। और उसके अलावा बीटा थैलेसीमिया मेजर में ये होगा कि दोनों जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल है बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस के लिए दोनों के दोनों नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो है बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी। और अच्छा, अब इसमें बात ये है कि देखें फीटस के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो फीटल हेमोग्लोबिन होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 गामा चेन होती हैं। तो भाई बीटा चेन की ज़रूरत हमें फीटस में तो है नहीं, तो फीटस तो अच्छा खासा हेल्दी होगा ये वो। अब जब वो पैदाइश होगी, पैदाइश के बाद उसमें हेमोग्लोबिन ए बनना शुरू होगा, अडल्ट हेमोग्लोबिन, तो तब ये होगा कि तब उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी, और फिर 1 से 2 साल के अंदर जो है सेवियर एनीमिक हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करवानी पड़ेंगी हमें, और फिर 15 से 20 साल तक जिएगा, और फिर मतलब इतनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी तो मसला होता है ना, आयरन ओवरलोड हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो इसमें ये होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर, और ये तो बहुत कॉमन है, हम लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखा हुआ है ये सब कुछ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है परफायरेंस। परफायरिन इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। परफायरिन हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो 4 पायरोल रिंग कंटेनिंग होते हैं। पायरोल रिंग होती है ना वो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होती हैं, उन्हें हम पायरोल रिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही पायरोल रिंग, ठीक है। अब ये है परफायरिन। परफायरिन में ये होता है कि 1 पायरोल रिंग, 2 पायरोल रिंग, 3 पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग। तो 4 पायरोल रिंग होती हैं, बीच में कोई मेटल वगैरह आ जाता है तो उसको मेटलो परफायरिन कहते हैं, लेकिन खैर 4 पायरोल रिंग आपस में मीथेनिल ब्रिजेस के साथ मिली होती है। ये देखें, ये मीथेनिल ब्रिज है, ये रहा। यहाँ पे देखें, ये 1 पायरोल रिंग, 2, 3, 4, और बीच में ये जो बने हुए हैं ना कॉर्नर्स, ये है मिथेनिल ब्रिजेस, ठीक है। तो मिथेनिल ब्रिजेस के साथ जुड़ी होती है। फिर क्लोरोफाइल के अंदर मैग्नीशियम होता है, बीच में जो मेटल होता है, और हीम के अंदर आयरन होता है, ठीक है। तो ये मेटल और परफायरिन होते हैं। फिर प्रेजेंटेशन नॉमेनक्लेचर वगैरह ये लिखा हुआ है कि हम लोग पायरोल रिंग्स को नाम देते हैं 1 2 3 4, ये फार्मूला लिखा हुआ है। खैर ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। और फिर जो है ना, देखें यहाँ पर कि हमने पायरोल रिंग्स भी देख ली, मिथेनिल ब्रिजेस भी देख लिया। अब उसके बाद ये पोजीशन दी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पोजीशन से यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स लगते हैं, और इस हिसाब से हम परफायरिन को नाम देते हैं उसका। तो परफायरिन को उस हिसाब से हम नाम दे देते हैं, और नेचुरली अकरिंग भी उसी बेसिस पे होते हैं। अब हैंस फिशर जो है ना, ये फादर है भाई परफायरिन केमिस्ट्री का, इसने सब कुछ किया था, और इसने ये बताया था कि मतलब एक अपना स्ट्रक्चर दिया था, मतलब बस क्या बोलूँ मैं, तो मतलब बकवास नहीं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। तो इसने कुछ अपना स्ट्रक्चर दिया था, ये देखें फिशर का मॉडल है, इसमें इसने ना क्लोज ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर परफायरिन रिंग्स पायरोल रिंग्स दिखाई हैं, पायरोल रिंग क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर हैं, और फिर उसके बाद जो है ऊपर सब्स्टिट्यूट वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है टाइप 1 परफायरिन है। तो टाइप 1 परफायरिन वो होते हैं जिनमें जो ये सब्स्टिट्यूट वगैरह है ना, देखिए यहाँ पर ग्रुप्स लगे होते हैं। अगर सिमेट्रिकली लगे होंगे ग्रुप्स तो उनको हम कहेंगे टाइप 1 परफायरिन, और अगर एसिमेट्रिकल लगे होंगे ना 7 और 8 पोजीशन के ऊपर, 7 8 पोजीशन पे अल्टरनेटिव लगे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं टाइप 3 परफायरिन, ठीक है। अब मैं इसको ना आप मतलब एक सेकंड, टाइप 3 परफायरिन जो है उनमें एसिमेट्रिकली लगे होते हैं ग्रुप्स, और उनको हम टाइप 9 भी कहते हैं, क्योंकि फिशर ने भाई 9 यूज़ किया था, तो फिशर फादर है तो फिशर की रिस्पेक्ट करनी है, तो भाई इसको हम जो है टाइप 9 भी कहते हैं मोस्ट कॉमनली। अब मैं आपको एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक का बताती हूँ। देखें, ये परफायरिन है, यूरो परफायरिन। अब इस पर आप देख रहे हैं ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, AP 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 AP, ठीक है। AP 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 लगे हुए हैं, तो ये 1 हो गया क्योंकि सिमेट्रिकल लगे हुए हैं। अब यहाँ देखें AP AP AP, लेकिन जो 8 और 7 पोजीशन है वहाँ P और A लगे हुए हैं, यहाँ यानी यहाँ पर A और P थे, यहाँ पर P और A हैं, तो ये 1 और 3 का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर है कैंसर थेरेपी के अंदर, ये मतलब एसिमेट्रिक इस तरीके से होते हैं, कोप्रो परफायरिन भी होती हैं, इनके एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, हम लोग हीम के अंदर सही से देखेंगे, यहाँ छोड़ देना। अब परफायरिन कैंसर थेरेपी के अंदर जो है ना क्या होता है कि फोटोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, यानी जो है ना कैंसर सेल्स होते हैं ना, उन्हें हम परफायरिन देते हैं तो वो परफायरिन को अच्छे तरीके से क्या करते हैं कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब परफायरिन जो होते हैं ना, जब उनके ऊपर हम लोग अच्छा हीमेटोपरफायरिन होते हैं वो। अब कैंसर पेशेंट के अंदर जब हम लोग हीमेटोपरफायरिन देते हैं तो, और फिर उसके बाद आर्गन लेजर को हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो
अच्छी तरीके से लाइट एब्जॉर्ब करके और उसके ऊपर जो है ना साइटोटॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं ट्यूमर सेल के ऊपर, और फिर इस तरीके से कैंसर इरेडिकेट हो जाता है। तो इससे होता है।